नमस्कार। आप देख रहे हैं सीपीजी स्टडी। भारत का संविधान केवल अधिकार ही नहीं देता, बल्कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए कुछ विशेष शक्तियां भी प्रदान करता है। जब देश की सुरक्षा, शासन व्यवस्था या आर्थिक स्थिरता पर गंभीर संकट आ जाता है, तब संविधान में एक विशेष व्यवस्था लागू की जाती है, जिसे आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी प्रोविजंस कहा जाता है। ये प्रावधान संविधान के भाग 18 यानी अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, उन्हें कब और कैसे लागू किया जाता है, और उनका देश की राजनीति और नागरिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को सरल और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। अब हम समझते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का दृष्टिकोण, जो आपातकालीन प्रावधानों को समझने में बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उनके अनुसार भारतीय संविधान की सबसे बड़ी ताकत इसका लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी है। सामान्य परिस्थितियों में भारत एक संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम के रूप में कार्य करता है। इस व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, जिससे दोनों अपने अपने क्षेत्र में प्रशासन चला सकें। लेकिन जब देश पर कोई गंभीर संकट आता है, जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अस्थिरता, तब यही संविधान भारत को अस्थायी रूप से एकात्मक व्यवस्था यानी यूनिटरी सिस्टम में बदलने की अनुमति देता है। इस स्थिति में केंद्र सरकार को राज्यों पर अधिक नियंत्रण मिल जाता है और पूरे देश के लिए निर्णय अधिक तेज और प्रभावी तरीके से लिए जा सकते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान सामान्य समय में संघीय और संकट के समय एकात्मक रूप में कार्य करने की क्षमता रखता है। और यही विशेषता भारतीय संविधान को दुनिया के कई अन्य संविधानों से अलग और अद्वितीय बनाती है। अब हम समझते हैं कि भारतीय संविधान में आपातकाल के कितने प्रकार होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक फैले हुए हैं। इन प्रावधानों के तहत भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। इसे तब लागू किया जाता है जब देश को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा होता है। इस स्थिति में केंद्र सरकार की शक्तियां काफी बढ़ जाती हैं और पूरे देश में प्रशासन पर उसका नियंत्रण मजबूत हो जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, जो अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। यह तब लागू होता है जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है, यानी राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम करने में असमर्थ हो जाती है। ऐसी स्थिति में राज्य का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के नियंत्रण में आ जाता है। तीसरा प्रकार है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। इसे तब घोषित किया जा सकता है जब देश की वित्तीय स्थिरता या आर्थिक साख को गंभीर खतरा हो। हालांकि भारतीय संविधान में यह प्रावधान मौजूद है, लेकिन अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं किया गया है। इस प्रकार ये तीनों व्यवस्थाएं मिलकर भारत के संविधान को संकट के समय देश की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने की शक्ति प्रदान करती हैं। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल किन परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति पूरे देश या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। लेकिन यह आपातकाल केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लगाया जा सकता है। सबसे पहला आधार है युद्ध, वॉर। यदि भारत किसी अन्य देश के साथ युद्ध की स्थिति में आ जाता है, तो देश की सुरक्षा और प्रशासन को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। दूसरा आधार है बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन। इसका अर्थ है कि यदि कोई विदेशी शक्ति भारत पर हमला करती है या उसकी सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है, तो भी आपातकाल घोषित किया जा सकता है। इन दोनों स्थितियों को अक्सर बाह्य आपातकाल भी कहा जाता है, क्योंकि खतरा देश के बाहर से आता है। तीसरा आधार है सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन। इसका मतलब है कि यदि देश के भीतर ही कोई संगठित और हथियारबंद विद्रोह हो जाए, जिससे सरकार और संविधान के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो, तो इस आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसे आमतौर पर आंतरिक आपातकाल कहा जाता है।
यहाँ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य भी जानना जरूरी है। मूल संविधान में आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन के बाद इसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया ताकि इस प्रावधान का दुरुपयोग न हो सके। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं, बल्कि पूरे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 352 यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल केवल गंभीर और असाधारण परिस्थितियों में ही लागू किया जाए। अब हम समझते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद उसका संसदीय अनुमोदन और अवधि कैसे निर्धारित होती है। जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उसे प्रभावी बनाए रखने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से अनुमोदित करवाना होता है। यह अनुमोदन साधारण बहुमत से नहीं बल्कि विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी से पारित किया जाता है। इसका अर्थ है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत और साथ ही सदन की कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत इसके पक्ष में होना चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था। पहले संसद को इस घोषणा को मंजूरी देने के लिए 2 महीने का समय मिलता था, लेकिन इस संशोधन के बाद इसे घटाकर 1 महीना कर दिया गया। यदि संसद इस आपातकाल को मंजूरी दे देती है तो यह 6 महीने तक प्रभावी रहता है। लेकिन यदि संकट की स्थिति बनी रहती है तो संसद हर 6 महीने में इसे फिर से अनुमोदित करके इसकी अवधि को आगे बढ़ा सकती है। इस प्रकार सिद्धांततः राष्ट्रीय आपातकाल को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसे समाप्त करने की व्यवस्था भी मौजूद है। राष्ट्रपति किसी भी समय आपातकाल को वापस ले सकते हैं। इसके अलावा यदि लोकसभा साधारण बहुमत से इसे समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना होगा। इस प्रकार संविधान यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू तो किया जा सके, लेकिन उस पर संसदीय नियंत्रण भी बना रहे। अब हम समझते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 358 और 359 के माध्यम से। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसे समझने के लिए हमें अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के बीच अंतर को जानना होगा। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 358 की। इस अनुच्छेद के तहत केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, सरकार अनुच्छेद 19 से संबंधित स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल यानी युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में ही लागू होता है। यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया गया हो तो अनुच्छेद 358 लागू नहीं होता। अब बात करते हैं अनुच्छेद 359 की। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति एक विशेष आदेश जारी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से कुछ मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए अदालत जाने का अधिकार अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। यह प्रावधान बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के आपातकाल में लागू किया जा सकता है और इसे पूरे देश में या किसी विशेष क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद भी है। 44वें संविधान संशोधन के बाद यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 यानी अपराधों के संबंध में संरक्षण और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। इस प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कुछ मूलभूत अधिकार हमेशा सुरक्षित रहें। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 उस स्थिति से संबंधित है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी स्टेट इमरजेंसी लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा मुख्य रूप से 2 आधारों पर की जा सकती है। पहला आधार है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र की विफलता। यदि राष्ट्रपति को यह संतोष हो जाए कि किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चला पा रही है, तो वे उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं।
आमतौर पर यह निर्णय राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाता है, लेकिन संविधान के अनुसार राष्ट्रपति बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के भी यह निर्णय ले सकते हैं, यदि उन्हें ऐसी स्थिति का स्पष्ट प्रमाण मिल जाए। दूसरा आधार है अनुच्छेद 365। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है, तो यह माना जा सकता है कि उस राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो गई है। ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियां केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती हैं और राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर संचालित किया जाता है। इस प्रकार अनुच्छेद 356 यह सुनिश्चित करता है कि यदि किसी राज्य में शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार न चल सके, तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके प्रशासन को स्थिर बना सके। अब हम समझते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद उसका अनुमोदन अवधि और उसके प्रभाव क्या होते हैं। जब किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो उसे प्रभावी बनाए रखने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से पारित करवाना होता है। यह अनुमोदन साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से पारित किया जाता है। यदि संसद इस घोषणा को मंजूरी दे देती है, तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक प्रभावी रहता है। यदि राज्य में स्थिति सामान्य नहीं होती, तो संसद हर 6 महीने में इसकी अवधि को आगे बढ़ा सकती है। हालांकि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक ही हो सकती है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय तक इसे बढ़ाने के लिए 2 विशेष शर्तें आवश्यक होती हैं। पहली, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना, और दूसरी, चुनाव आयोग का यह प्रमाण पत्र कि उस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के प्रभावों की। सबसे पहले कार्यकारी प्रभाव। राष्ट्रपति शासन लागू होते ही राज्य की मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और राज्य का प्रशासन राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है। दूसरा प्रभाव पड़ता है विधायी शक्तियों पर। राज्य की विधानसभा या तो निलंबित कर दी जाती है या भंग कर दी जाती है और उस राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास आ जाती है। लेकिन न्यायपालिका पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राज्य का उच्च न्यायालय अपने सभी अधिकारों और शक्तियों के साथ पहले की तरह कार्य करता रहता है। इस प्रकार राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का प्रशासन अस्थायी रूप से केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है, ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को फिर से स्थापित किया जा सके। अब हम समझते हैं राष्ट्रपति शासन पर न्यायिक समीक्षा और 1994 के प्रसिद्ध एस.आर. बोम्मई मामले का महत्व। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन एक शक्तिशाली प्रावधान है, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इस पर न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू लागू होती है। इस संदर्भ में 1994 का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामला बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यदि अदालत को यह लगता है कि राष्ट्रपति शासन असंवैधानिक तरीके से लगाया गया है, तो अदालत उस निर्णय को रद्द कर सकती है और बर्खास्त की गई राज्य सरकार को पुनः बहाल भी कर सकती है। इस फैसले में अदालत ने यह भी बताया कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन का उचित उपयोग माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य में त्रिशंकु विधानसभा बन जाए और कोई भी दल बहुमत साबित न कर पाए, या बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाने से इनकार कर दे, या राज्य सरकार संविधान के विरुद्ध कार्य करे या धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करे, तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू करना उचित माना जा सकता है। लेकिन अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ परिस्थितियों में इसका प्रयोग अनुचित माना जाएगा, जैसे कि बिना फ्लोर टेस्ट के सरकार को बर्खास्त करना, या केंद्र में नई सरकार आने के बाद राज्यों की विपक्षी सरकारों को हटाना, या किसी पार्टी की आंतरिक राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अनुच्छेद 356 का उपयोग करना। इस प्रकार एस.आर. बोम्मई का फैसला भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग केवल संवैधानिक आवश्यकता के समय ही किया जाए, न कि राजनीतिक लाभ के लिए। अब अंत में हम राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के बीच मुख्य अंतर को संक्षेप में समझते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन दोनों ही आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इनके उद्देश्य और प्रभाव अलग अलग होते हैं।
सबसे पहले आधार की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 तब लागू किया जाता है जब देश को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो। वहीं राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 तब लागू होता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। दूसरा अंतर है राज्य सरकार की स्थिति। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकारें काम करती रहती हैं, लेकिन वे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती हैं। जबकि राष्ट्रपति शासन में राज्य की मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है और राज्य की विधानसभा निलंबित या भंग कर दी जाती है। तीसरा अंतर विधायी शक्तियों में होता है। राष्ट्रीय आपातकाल में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, जबकि राष्ट्रपति शासन में संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकरण को सौंप भी सकती है। अब बात करते हैं अवधि की। राष्ट्रीय आपातकाल को संसद की मंजूरी के साथ हर 6 महीने में बढ़ाया जा सकता है और यह सैद्धांतिक रूप से अनिश्चितकाल तक जारी रह सकता है, जबकि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। एक और महत्वपूर्ण अंतर है संसदीय अनुमोदन का। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, जबकि राष्ट्रपति शासन को साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से मंजूरी दी जाती है। और अंत में मौलिक अधिकारों की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 और 359 के तहत मौलिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति शासन का मौलिक अधिकारों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार दोनों व्यवस्थाएं अलग अलग परिस्थितियों के लिए बनाई गई हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य संविधान और शासन व्यवस्था को संकट के समय स्थिर बनाए रखना है। अब हम समझते हैं संविधान के तीसरे प्रकार के आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 उस स्थिति से संबंधित है जब देश की वित्तीय स्थिरता या आर्थिक साख यानी क्रेडिट को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। यह आपातकाल पूरे देश में या उसके किसी विशेष भाग में लागू किया जा सकता है, लेकिन इसे लागू करने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से पारित करवाना होता है। यदि संसद इसे मंजूरी दे देती है तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चितकाल तक लागू रह सकता है और इसे बार बार संसद से अनुमोदित करवाने की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं इसके प्रभावों की। वित्तीय आपातकाल लागू होने पर केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय अनुशासन के सिद्धांतों का पालन करने के निर्देश दे सकती है। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित सभी धन विधेयकों यानी मनी बिल्स को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती करने का भी निर्देश दे सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतीय संविधान में यह प्रावधान मौजूद होने के बावजूद आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है, यहां तक कि 1991 के गंभीर आर्थिक संकट के समय भी नहीं। अब हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में इन आपातकालीन प्रावधानों का अब तक कैसे उपयोग किया गया है। यदि हम भारतीय इतिहास को देखें तो राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 अब तक कुल 3 बार लागू किया गया है। सबसे पहली बार 1962 में, जब भारत पर चीन ने हमला किया, जिसे भारत चीन युद्ध के रूप में जाना जाता है। यह आपातकाल 1968 तक लागू रहा। दूसरी बार 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। यह आपातकाल 1977 तक जारी रहा। तीसरी और सबसे विवादास्पद बार 1975 में लगाया गया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित किया। यह अवधि 1977 तक चली और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और चर्चित दौर माना जाता है। वहीं अगर अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन की बात करें तो इसका उपयोग भारत में 125 से अधिक बार किया जा चुका है। 1950 से अब तक औसतन हर साल लगभग 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। सबसे पहली बार 1951 में पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। हालांकि समय समय पर इसके दुरुपयोग के आरोप भी लगे। उदाहरण के लिए 1977 और 1980 के दौरान केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद कई राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था।
लेकिन 1994 के एस.आर. बोमई मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस प्रावधान के मनमाने उपयोग पर काफी हद तक रोक लगा दी। इस प्रकार भारतीय संविधान के ये आपातकालीन प्रावधान देश को संकट से निपटने की शक्ति देते हैं, लेकिन साथ ही लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए संवैधानिक नियंत्रण भी सुनिश्चित करते हैं। अब हम देखते हैं कि आपातकालीन प्रावधानों को लेकर जो आलोचनाएं हुई, उन्हें दूर करने के लिए 44वें संविधान संशोधन 1978 ने क्या बदलाव किए। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को लेकर शुरू से ही कुछ चिंताएं और आलोचनाएं सामने आई थीं। संविधान सभा के कई सदस्यों को डर था कि यदि इन शक्तियों का दुरुपयोग हुआ तो यह संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है, राज्यों की स्वायत्तता कम हो सकती है और अत्यधिक शक्तियां मिलने से राष्ट्रपति या केंद्र सरकार तानाशाही की ओर भी बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी ओर संविधान निर्माताओं ने इन प्रावधानों को देश के लिए एक सुरक्षा वाल्व यानी सेफ्टी वाल्व के रूप में भी देखा। उनका मानना था कि जब देश किसी गंभीर संकट का सामना करे तब यह व्यवस्था राष्ट्र की एकता और स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। हालांकि 1975-77 के आपातकाल के अनुभव के बाद यह महसूस किया गया कि इन शक्तियों पर अधिक संवैधानिक नियंत्रण आवश्यक है। इसी कारण 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से कई महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय जोड़े गए। उदाहरण के लिए आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया, ताकि आपातकाल आसानी से घोषित न किया जा सके। इसके अलावा राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने से पहले मंत्रिमंडल की लिखित सलाह प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही संसद द्वारा आपातकाल की स्वीकृति की अवधि 2 महीने से घटाकर 1 महीना कर दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुच्छेद 20 और 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मौलिक अधिकारों को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार 44वां संविधान संशोधन भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, जिसने आपातकालीन शक्तियों पर संवैधानिक संतुलन और नियंत्रण स्थापित किया। अब अंत में देखते हैं कि इन सभी आपातकालीन प्रावधानों का भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या महत्व है। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान, जो संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए बनाए गए असाधारण उपकरण हैं। इन प्रावधानों की सबसे बड़ी विशेषता है उनका लचीलापन। सामान्य परिस्थितियों में भारत एक संघीय व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, लेकिन गंभीर संकट के समय यही व्यवस्था अस्थायी रूप से एकात्मक स्वरूप ले सकती है, ताकि पूरे देश में प्रभावी और त्वरित निर्णय लिए जा सकें। हालांकि इतिहास ने यह भी दिखाया है कि इन शक्तियों का दुरुपयोग होने की संभावना भी मौजूद है। इसीलिए 44वें संविधान संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णयों जैसे एस.आर. बोमई मामले ने इन शक्तियों पर महत्वपूर्ण संवैधानिक नियंत्रण और संतुलन स्थापित किया है। इस प्रकार आपातकालीन प्रावधान भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी मजबूती का प्रमाण है, क्योंकि वे यह सुनिश्चित करते हैं कि देश सबसे कठिन संकटों का सामना भी कानूनी और संवैधानिक ढांचे के भीतर रहकर कर सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही यूपीएससी की गहराई से तैयारी के लिए cpg.study को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।